हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलो, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की सीरीज में मैंने एनसीईआरटी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का दे ही दिया है और आज एग्जाम्पलर पर काम करते हैं। ठीक है, इसके भी सारे ऑब्जेक्टिव्स, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। अगर आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हो तो स्कूल के लिए पढ़ो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो और भी अच्छी तरह से पढ़ो। ये तो मैंने लगभग सारे लेक्चर्स में कहा है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ठीक है, वही जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, फील्ड होता है, उसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। ये तो बिल्कुल सही है। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, लाइंस ऑफ फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ये भी सही है, आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा ही होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। ये तो एनसीईआरटी का जब मैं लेक्चर बता रहा था, क्वेश्चन सॉल्यूशन बता रहा था, वो भी वहां भी बताया था कि जहां लाइंस ज्यादा क्लोज होगी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइंस दूर दूर होगी वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा कंपैरेटिवली। और सी देखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होता है, इक्विडिस्टेंट होता है, दे रिप्रेजेंट जीरो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ना भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखाता है, जीरो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट। अब ये जो अरेंजमेंट है, यहां आप क्या देख रहे हो कि करंट जो है वो डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, करंट डाउनवर्ड आ रही है। तो करंट अगर डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा क्या है कि यहां पर अगर स्विच ऑन है तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिधर उंगलियां घूम रही हैं। ठीक है, तो यहां कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। इफ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट, अगर इस स्विच को जो है ऑफ कर दिया जाए, इस स्विच को ऑफ कर दिया जाए, फिर तो करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ना करंट फ्लो करेगी, ना जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ना कंपास निडल डेविएट होगा, है ना? डेविएट हो गया ना, यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है ना, डेविएट हो गया ना। ये भी डेविएट नहीं होगा, ये भी सीधा हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन एबीसीडी। अब ये एबीसीडी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगा ना जी, इलिप्टिकल शेप बनाएगा ही नहीं। स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। चलिए इसको बाद में देखते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल नियर द पॉइंट, ओ भैया ये भी नहीं होगा, कोई भी सर्किल इलिप्स कुछ नहीं बनाएगा। स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं भी रखा है तो अर्थ पर ही रखा है ना। और अर्थ में क्या होता है, तो अर्थ में भी एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है, और यहां पैरेलल लाइंस आती रहती है। इंटरनल सेगमेंट ऑफ अर्थ में, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में पैरेलल लाइंस आती रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा बोर्ड डिटेक्ट होगा जो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां काम करेगी, ये हो सकता है। ए सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरीज अ करंट व्हेन द की इज ऑन। ये मान लीजिए प्लेन है और ऐसे रखा हुआ है, प्लेन के परपेंडिकुलर आपने किसी सर्कुलर लूप को रखा हुआ है जो करंट कैरी कर रहा है, स्विच भी ऑन है। द करंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, करंट ए से बी के तरफ जा रहा है, in the plane of the paper on the axis of the coil is anti clockwise and clockwise separately। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, चलो ठीक है, करंट तो जा ही सकता है, आपने पढ़ा हुआ ही है इसको राइट हैंड रूल से। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम बी टू ए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बी से ए के तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी से ए के तरफ आ रही है। द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू। ठीक है, तो नॉर्थ पोल इसी साइड होगा ना, क्योंकि बी से ए के तरफ आ रहा है, तो फिर ये बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है।
ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ पोल जो है वो ए के करीब है, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। अरे अभी आपने ये डायग्राम देखा, ये देख लो ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है ना, फिर यहां से बाहर निकलेगा ना, ठीक है, तो नॉर्थ किस साइड लिखा हुआ है, नॉर्थ किस साइड लिखा हुआ है, ए के साइड लिखा हुआ है। वेव किधर आ रहा है, ए के तरफ आ रहा है, ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली यहां नॉर्थ जो है वो क्लोज है, ए के क्लोज है। For a current in a long straight solenoid, north and south poles are created at the two ends. ठीक है, solenoid है, एक तरफ north बन गया, एक तरफ south बन गया. Among the following statement, the incorrect statement is. अब मैंने आपको NCERT क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी बताया कि सोलेनॉइड का जो बिहेवियर होता है वो बार मैग्नेट बिहेवियर होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका बार मैग्नेट से जो है मिलता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को खोजना है। The field lines inside the solenoid are in the form of straight lines, which indicates that the magnetic field is the same at all the points inside the solenoid. So स्वाभाविक है, अंदर में जो है यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है। The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. ये भी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना सकते हैं बीच में अगर आयरन डाल दें और डीसी करंट प्रोवाइड कर दें। डी पहले देख लेते हैं। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड। अगर करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ये भी सही है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट से डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता, बार मैग्नेट से ही मिलता जुलता होता है। A uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right in the field. An electron and a proton moves as on. ठीक है, the electron and the proton experience. आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन का जो डायरेक्शन है वो हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन दोनों ही केस में देखो, प्रोटॉन अगर जा रहा है तो इस केस में भी करंट अपवर्ड हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, और इलेक्ट्रॉन वाले में भी करंट ऊपर की ही तरफ हो गया। ये बात परीक्षा में ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है करंट उसके अपोजिट माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, an electron and a proton moves as on. The electron and the proton experience forces both pointing into the plane of the paper. चलो अब लेफ्ट हैंड रख के देखते हैं, यहाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखते हैं। तो करंट हो गया बेटा ऊपर की तरफ, देख लो, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर। ठीक है, मेरी तरफ, मैं अभी जिधर खड़ा हूं, तो फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, इनटू द पेज लग रहा है, इनटू द प्लेन लग रहा है। ठीक है, इसलिए ए नंबर ही दोनों के लिए सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को खोजना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब ये तो नहीं है आपके सिलेबस में। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल is a simple rule to know the direction of induced current. ये सही है, induced current का डायरेक्शन निकालना होता है तो राइट हैंड रूल ही यूज करते हैं हम लोग। The right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field due to current carrying conductors. राइट हैंड रूल जो है उसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी पता करने में किया जा सकता है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। The difference between the direct and alternating current is that the direct current always flows in the same direction, बिल्कुल सही है, whereas the alternating current reverses its direction. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा 10th में दिया हुआ है, बाकी आप जो है 12th में पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से आगे। ठीक है, कि जब भी डायरेक्ट करंट की बात होती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अल्टरनेटिंग की बात होती है तो इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, करंट का डायरेक्शन जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ रोटेशन में अलग होता है, सेकंड हाफ रोटेशन में अलग होता है, आगे जाके पढ़ोगे ही आप इसको।
इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड। ठीक है, एसी जो है वो देखो बेटा, इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ एसी चेंजेस की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एसी चेंजेस की बात करें, तो ये सिर्फ 50 बार ही चेंज नहीं होता है। अगर 50 हर्ट्ज है तो ये 100 बार चेंज होता है। 100 बार चेंज होता है। एक बार जब ये फर्स्ट हाफ रोटेशन में, एक ही रोटेशन की बात हो रही है, मतलब एक ही सर्किल की बात हो रही है, एक ही कंप्लीट रोटेशन की बात हो रही है, उसमें फर्स्ट हाफ में अलग होता है, सेकंड हाफ में अलग होता है। फर्स्ट हाफ रोटेशन में जो है मान लो बी से ए की तरफ जा रहा है, तो सेकंड हाफ में ए से बी की तरफ आता है। तो डायरेक्शन जो है वो अगर देखें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डायरेक्शन 100 टाइम्स चेंज होता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन चेंज की बात करें तो ये 1/50 नहीं होगा, 1/50 इंटू 2 होगा, 1/100 पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नहीं, टाइम इंटरवल निकालेंगे तो 1/100 सेकेंड हो जाएगा। 1/50 सेकेंड नहीं होगा, 1/100 सेकेंड होगा, है ना। इसके बारे में पढ़ोगे ही आगे जाकर के जब आप एसी जनरेटर पढ़ोगे। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देखना है करंट कैरिंग सोलेनॉइड में, और इनसाइड देखना है, तो इनसाइड में तो सेम एट ऑल द पॉइंट्स होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाना है तो आप फ्यूज यूज कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक कंपास निडल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर नियर पॉइंट ए। पॉइंट ए के पास कोई कंपास निडल जो है वो रख दिया गया, मतलब मैग्नेटिक कंपास रख दिया गया। इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड। अब देखो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का जो है क्या मामला है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और आपको पता है कि राइट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं, अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, तो थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और कर्लिंग फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। सही बात है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसी प्रिंसिपल पर यह सॉल्व होगा। तो इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट कैरिंग conductor be placed so that it passes through A, okay, and there is no change in the deflection of the compass। वेरी सिंपल सी बात है, जिस प्लेन में कंपास रखा हुआ है उसी प्लेन में आप कंडक्टर रख दो, कोई डेविएशन नहीं होगा। और अंडर व्हाट कंडीशन इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर रख दोगे ना, इसको प्लेन के परपेंडिकुलर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दोगे तब ये डेविएट करवा देगा, मैक्सिमम डेविएट करवा देगा। अब कहोगे सर ये तो आंसर हो गया, ये आपने बता दिया, हमने कहाँ समझा इसको। ठीक है, मान लो बेटा ये तुम्हारा मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, कैसे घूमेगा? प्लेन में ही घूमेगा, या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। सिंपल सी बात है, कंपास अगर हम यहाँ रखे हुए हैं टेबल पे, तो या तो उसका निडल जो है वो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। ठीक है, अगर निडल रखा हुआ है, कंपास रखा हुआ है, और सेम प्लेन में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया उसी प्लेन में, तो होता क्या है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो, आपने इसको वायर को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसे बनता है बेटा? वर्टिकल बनता है, ऐसे ऊपर आता है, ऐसे नीचे जाता है। ठीक है, तो अगर किसी चीज को ऊपर लाना हो या नीचे ले जाना हो तब ये काम करेगा, ये आपके कंपास को घुमाने नहीं जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए हम लोग प्लेन में रख देते हैं तो कंपास निडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अगर परपेंडिकुलर रख देंगे तब तो बेटा जिस प्लेन में आपने कंपास निडल रखा है उसी प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है, और तब ये कंपास के निडल को डेविएट करवा सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब तुम्हारे करंट के डायरेक्शन पर ये डिपेंड करेगा कि ये इसको जो डेविएट करवाएगा क्लॉकवाइज डेविएट करवाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करवाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अगर परपेंडिकुलर रखोगे तब ये फोर्स लगा देगा, निडल को डेविएट करवा देगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे रख दोगे तो प्लेन ही अलग हो जाता है ना इसका, फिर ये कैसे, तो निडल को थोड़े ऊपर ले जाना है या नीचे लेके आना है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस
परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड इफ अ करंट कैरिंग, ये तो मैंने अभी तुरंत बता दिया कि सोलेनॉइड के अंदर अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो उसमें आप डायरेक्ट करंट जो है वो पास करो, कांस्टेंट करंट पास करो, ठीक है, और उसमें जो रॉड रखो, ठीक है, रॉड इनसाइड इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज स्टील, उसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड डाल दो, है ना, प्योर आयरन का ही रॉड डाल दो, ये उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा। सॉरी, परमानेंट मैग्नेट का क्वेश्चन था ना, अंडर व्हाट कंडीशन, हाँ, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा, ठीक है। यहां इम्प्योर आयरन का सैंपल रखोगे तब परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना पाएगा। AB इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेन ऑफ द पेपर में रखा गया। What are the direction of magnetic fields produced by it at a point P and Q? अभी यही तो मैं बता रहा था कि अगर प्लेन ऑफ पेपर में रखोगे तो इधर क्या होगा, इधर लगेगा कि टेबल से बाहर आ रहा है, और इधर क्या लगेगा, टेबल के अंदर जा रहा है। तो यहां लगेगा कि इमर्ज कर रहा है, और यहां क्या लगेगा बेटा, मर्ज कर रहा है टेबल में या पेपर में, ठीक है। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एट पी पर आपको जो है अंदर जाता हुआ नजर आएगा, मर्ज करता हुआ नजर आएगा, अंदर घुसता हुआ नजर आएगा, और क्यू पर बाहर आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, एंड आउट ऑफ इट एट क्यू, ठीक है। गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2, वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर। सिंपल सी बात है कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कम लगेगा, पढ़ा होगा आपने, और ये डिस्टेंस अगर कम है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगा, तो क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर एट द पॉइंट लोकेटेड क्लोजर, दैट इज क्यू, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो फोर्स जो है वो घटता चला जाता है। ए मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, किसी करंट कैरिंग वायर के पास जब हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो वो डिफ्लेक्ट होता है, परे हुए ही हो, ठीक है, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। How will the deflection of the compass get affected if the current in the wire is increased? भैया करंट बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। मैंने शायद एनसीईआरटी में या एग्जाम्पलर में कहीं भी बताया कि फोर्स जब लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा, करंट बढ़ाओगे तो भी ज्यादा लगेगा, लेंथ इन कॉन्टैक्ट बढ़ाओगे तो भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहां तुम क्या कर रहे हो, करंट बढ़ा रहे हो, तो करंट अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ेगा क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सही बात है। इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ थिन बीम मूविंग अल्फा पार्टिकल? क्या अल्फा पार्टिकल को मूव करवाने से सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो करंट को मूव करवाने, करंट भेजने से होता है? बिल्कुल होगा। और न्यूट्रॉन से ना भैया, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं होता है, तो ये सिमिलर डिसिमिलर क्या बनाएगा, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल वाला बना देगा, चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, और इसको अगर मूव करवाएंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट इन द राइट हैंड रूल? सिंपल क्वेश्चन है, राइट हैंड रूल में थंब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बताइए? करंट को रिप्रेजेंट करता है। कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इन व्हाट वे दिस रूल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अच्छा, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कैसे डिफरेंट है? तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल की बात करें, तो दोनों में थंब का क्या यूज है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए। अगर राइट हैंड रूल की बात करते हैं तो इसमें थंब जो है वो आपका करंट दिखाता है, बोलिए दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है। और अगर लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग वाला यूज करें, याद होगा आपको, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स या मोशन, इसमें थंब जो दिखाता है ये फोर्स या मोशन दिखाता है, ठीक है। यही है दोनों में थंब का जो है यूज में डिफरेंस, यही है। मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अच्छा, कोई सर्कुलर लूप है जो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, और मीना उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करती है। सही बात है, बिल्कुल सही ड्रॉ की है, कोई दिक्कत नहीं है। As she moves away from the center of the circular loop, अगर सेंटर जो सर्कुलर लूप का है उससे वो दूर जा रही है,
सी ऑब्जर्व्स दैट द लाइंस कीप ऑन डाइवर्जिंग, वो क्या देखती है कि लाइंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। हाउ विल यू एक्सप्लेन हर ऑब्जर्वेशन? ठीक है, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, देख लो। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉल्स एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। भैया जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो मैंने कई बार बताया कि जब लाइंस क्लोजर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, लाइंस अगर वाइडर हो जाएंगे, डाइवर्ज कर रहा है, वाइड हो रहा है, तो वाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहां वीक हो जाएगा। दिस इज इंडिकेटेड बाय द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फील्ड। ठीक है, और डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है वो अगर डिक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ भी जो है वो भी डिक्रीज करेगा। यही इसका ऑब्जर्वेशन होगा। What does the divergence of magnetic field lines near the ends of a current carrying a straight solenoid indicate? उसी टाइप का क्वेश्चन है। The divergence, that is the falling degree of closeness of magnetic field lines, indicates the fall in strength of the magnetic field near and beyond the ends of the solenoid. ठीक है, जैसे जैसे जो है आप दूर जाते हो, रेज मैग्नेटिक वेव जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की जो लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो डाइवर्ज कर रही है, उसका डिग्री ऑफ क्लोजनेस घट रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ भी घट रहा है। नेम 4 appliances where in an electric motor a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy is used as an important component. ठीक है, इन वॉट रिस्पेक्ट मोटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम जनरेटर्स? जनरेटर तो है ही नहीं, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए कि मोटर क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर जो है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, तो 4 अप्लायंस आपको बताने हैं जिसमें मोटर यूज होता है। इलेक्ट्रिक फैन देखा होगा आपने, घूमता है। मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर के अंदर भी जो है फैन लगा हुआ रहता है, या कंप्यूटर के अंदर जो है ड्राइव अगर लगाते हैं आप। ठीक है, तो इन सब गाड़ियों में देख लो। ठीक है, गाड़ियां जो चलती है उसमें भी मोटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, कई सारे मशीन्स है जिसको चलाने में मोटर जो है वो यूज होता है। What is the difference between a direct current and an alternating current? How many times does AC used in India changes direction? ये मैंने अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव में आपको बता दिया था कि पर सेकेंड ये 100 टाइम्स चेंज करती है। अगर AC के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज है, लेकिन डायरेक्शन चेंज की बात करें तो भैया 100 टाइम्स चेंज करती है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ रोटेशन का अलग डायरेक्शन होता है, सेकेंड हाफ रोटेशन का अलग डायरेक्शन होता है। ठीक है, पर हो गया आप जनरेटर में। और एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने एनसीईआरटी में या एग्जाम्पलर में कहीं आपको बताया है कि डायरेक्ट करंट है तो ये हमेशा सेम डायरेक्शन में चलेगा, अल्टरनेटिंग करंट है तो ये अपना डायरेक्शन पीरियडिकली रिवर्स करता है। What is the role of fuse? सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Used in series with any electrical appliances, किसी भी appliances के साथ अगर आपने फ्यूज को जोड़ रखा है सीरीज में तो क्या यूज है? और why should a fuse with defined rating not be replaced by one with a larger rating? सिंपल सी बात है कि आपने जितना पावर का डिवाइस लगाया, जितना करंट उसको चाहिए, उसी के हिसाब से उसमें फ्यूज डाला जाता है। ठीक है, अगर आपने फ्यूज उसमें जो है उसके रेटिंग से ज्यादा डाल दिया तब तो ज्यादा करंट भी पास हो सकता है, और कभी अगर ज्यादा करंट पास हुआ तो फिर वो आपके डिवाइस को डैमेज करेगा। ठीक है, और फ्यूज का यूज क्या है? तो अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करना है, ओवरलोडिंग प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, किसी टाइप की कोई दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, करंट एब्रप्टली हाई हो जाएगा, आग लग जाएगी, तो इस सब कंडीशन को ये प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अप्लायंसेस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग। यही मैं आपको बता रहा था, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, इस सब से ये जो है प्रोटेक्ट करता है। द फ्यूज इज रेटेड फॉर अ सर्टेन मैक्सिमम करंट दैट ब्लोज ऑफ व्हेन अ करंट मोर देन, अगर आपने कांस्टेंट करंट डाला, ठीक है, और रेटिंग के हिसाब से डाला, फ्यूज आपने लगाया हुआ है, तो चलो भाई ठीक है, उतना करंट जा रहा है तो अच्छी बात है। करंट थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो फ्यूज वायर जो है वो ज्यादा हिट होता है, मेल्ट हो जाता है, करंट को ही बंद कर देता है। लेकिन मोर देन द रेटेड वैल्यूज अगर आप लगाते हैं, इफ अ फ्यूज इज रिप्लेस्ड बाय वन विथ लार्जर रेटिंग्स, the appliances may get damaged while the protecting fuse doesn't burn off। ठीक है, मैंने यही आपको बताया कि करंट ज्यादा भी जाएगा, अप्लायंस को चाहिए नहीं चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
करंट ज्यादा भी वो जाने देगा, फ्यूज अलाउ कर देगा, अच्छा आए हो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जाके जला दो डिवाइस को। तो डिवाइस के हिसाब से जिस मतलब रेटिंग का डिवाइस आप यूज करते हैं उसी रेटिंग का फ्यूज जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि उससे थोड़ा सा भी करंट अगर ज्यादा डिवाइस में इन करने की कोशिश करेगा तो फ्यूज प्रोटेक्ट करेगा, फ्यूज का वायर जो है वो ब्लान हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, तो ये एक्सप्लेनेशन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन का, मैग्नेटिज्म का, जहां बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी लेक्चर पे मतलब जो है चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, और ये भी अपलोड हो गया, आप अच्छी तरह से पढ़ो। और अगर आप चैनल पे नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर बहुत पसंद आ रहा है आपको, एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आ रहा है, तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में निश्चित ही लेक्चर को शेयर करो ताकि सबको फायदा हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो सबकी होती है ना। थैंक यू।